तो इस चैप्टर में जो कुल मिलाकर हम चीजें पढ़ेंगे, कल स्टार्ट किया था ना हमने चैप्टर नंबर 8 या किसी बुक्स के अकॉर्डिंग 7 भी है, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो इस चैप्टर में बेटा बेसिकली सबसे पहले हम सीखेंगे कि एम्पायर किसे कहते हैं, है ना। क्योंकि इसके पहले तो हम केवल किंगडम्स वर्ड पढ़कर आ रहे थे, तो किंगडम से किस तरह से एम्पायर डिफरेंट होता है ये सीखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि डायनेस्टी किसे कहते हैं। हालांकि मैंने काफी हद तक ये कल भी क्लियर किया था जब मैंने माइंड मैप डिस्कस किया था आपके साथ कि व्हाट इज एम्पायर एंड व्हाट इज डायनेस्टी। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों की राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। राइज का मतलब होता है बढ़ना, शुरू होना, उदय होना, जैसे सन राइजेस कहते हैं ना हम। तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई और वो कहां कहां तक फैला उनका साम्राज्य, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद मौर्यन एम्पायर के सबसे पावरफुल जो रूलर हुए वो थे अशोक। तो इस वजह से अशोक को अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेट का मतलब होता है महानतम, यानी कि जो महानों में भी महान होता है, दैट इज द ग्रेट। तो मौर्यन एम्पायर के या यूं कहें भारत के काफी ज्यादा महान रूलर्स हुए, उनमें से एक अशोका थे। उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में जो आखिरी वॉर लड़ी, यानी कि जो आखिरी युद्ध लड़ा, वो था वॉर ऑफ कलिंगा। कलिंगा आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोस्टल उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के तटीय इलाकों को, यानी कि समुद्र के आसपास का जो रीजन है उसे कलिंग कहा जाता है, या उस समय पर कहा जाता था। उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे बच्चों अशोकाज इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस और मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है। मनुस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस बच्चों लिखने का तरीका है। अब पहले के समय में ना इंक होती थी ना पेपर होते थे, इस वजह से पत्तों पर लिखा जाता था। आपको सिखाया मैंने, पाम लीव्स पर लिखा जाता था हाथ के द्वारा, है ना। तो मनु का मतलब होता है बाय हैंड और स्क्रिप्ट मतलब लिखना। तो जब हाथ से किसी पत्ते पर या पाम लीव्स पर लिखा जाता था तो उसे कहते थे हम मनुस्क्रिप्ट। लेकिन कुछ लोग लिखने के लिए किसी ठोस सतह का भी, हार्ड सरफेस का भी यूज किया करते थे, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें बनाकर या बड़े पत्थरों पर कुछ लिखा जाए, या फिर आयरन पिलर्स पर लिखा जाए, है ना। तो जो हार्ड सरफेस है वो या तो रॉक होगी या पिलर होगा या फिर आयरन से बनी हुई चीज होगी। तो जब हम कुछ भी राइटिंग्स देते हैं हार्ड सरफेस पर तो उसे कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस। तो अशोका ने अपने कार्यकाल में ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे और उनमें से काफी हद तक हम आज देख भी पाएंगे उनको। क्या है वो इंस्क्रिप्शंस, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा अशोका का धर्म क्या था, या उन्होंने किस धर्म को फॉलो किया और किस धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो धर्म को यहाँ पर धम्मा कहा गया है। धम्मा यानी कि धर्म से ही मतलब है यहाँ पर, है ना, कंफ्यूज नहीं हुआ। एंड हिज मैसेजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, है ना। तो भारतीय सभ्यता में जो आने वाली लोग थे, आने वाली जो जनरेशन थी, जनरेशन मतलब पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से क्या मैसेजेस दिए, क्या धर्म के बारे में क्या जानकारी दी, इसके बारे में बात करेंगे। और एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। आपने नाम भी सुना होगा, 7 वंडर्स में से एक वंडर में ये भी आता है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये सबसे लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कि एम्पायर किसे कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली स्लाइड से, ये रही, है ना। जैसे ही कोई स्लाइड आए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप कहते हैं कि सर वो स्लाइड सेंड करो, ये करो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे ही कोई स्लाइड शो होती है
इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द स्क्रीनशॉट इफ नीडेड। अगर आपको जरूरत है तो आप उसी समय पर उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए इस स्लाइड के बारे में बात करते हैं कि यहां लिखा हुआ है हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। अब एम्पायर ये नया वर्ड आया है बच्चों हमारे लिए, है ना। हमने तो अभी तक ये सुना भी नहीं था, इसी चैप्टर में हम पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, क्योंकि इसके पहले तो हम जनपद, महाजनपद, किंगडम्स इन्हीं के बारे में सुनते हुए आ रहे थे। तो पहले बात करते हैं किंगडम्स की। किंगडम्स में किंग का मतलब होता है बेटा राजा, और किंगडम का मतलब होता है राज्य, यानी कि राजा के राज्य को, किसी भी राजा के राज्य को किंगडम कहा जाता है। वहीं एम्पायर जो वर्ड है, EMPIRES, एम्पायर्स का मतलब होता है साम्राज्य। किंगडम मतलब राज्य और एम्पायर मतलब साम्राज्य। तो साम्राज्य का जो राजा होगा, यानी कि इस एम्पायर का जो राजा होगा, उसे हम कहेंगे एम्परर, है ना। राज्य यानी कि किंगडम, किंगडम का जो राजा है वो किंग कहला रहा है, लेकिन एम्पायर साम्राज्य का जो राजा है उसे हम किंग नहीं कहते हैं, उसे कहेंगे एम्परर। और एम्परर को हिंदी में कहते हैं महाराज, सम्राट, है ना। इन शब्दों का संबोधन किया जाता है, इन शब्दों का यूज किया जाता है एम्पायर के राजा को डिनोट करने के लिए या सिग्निफाई करने के लिए। तो किंगडम्स के राजा हुए किंग और एम्पायर के राजा को कहा जाएगा एम्परर्स। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स, है ना। एक तरफ है किंगडम और एक तरफ है एम्पायर। किंगडम एक छोटा राज्य, एम्पायर बहुत ही बड़ा साम्राज्य। यानी कि जब एरिया वाइज आपका राज्य बढ़ता चला जाता है, या किसी राजा का राज्य एरिया वाइज बढ़ता चला जाता है, वो युद्ध लड़ता जाएगा तो अड़ोस पड़ोस के जितने भी किंगडम्स हैं वो सब उसके राज्य में शामिल होते चले जाएंगे, तो एरिया बढ़ेगा। तो जितना बड़ा एरिया होगा तब हम उसे किंगडम नहीं कहेंगे बच्चों, तब हम उसे क्या कहने लगेंगे, एम्पायर वर्ड कहेंगे। तो जो एम्पायर का राजा है, कौन है एम्पायर का राजा, एम्परर है एम्पायर का राजा। तो जो एम्परर है उसे ज्यादा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी, ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी किंग्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एम्पायर बड़ा होता है किंगडम के कंपैरिजन में। और इतने बड़े साम्राज्य की अगर सुरक्षा करनी है, इतने बड़े साम्राज्य को अगर दुश्मनों से बचाना है, युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो युद्ध में विजय कौन दिलाएगा, सैनिक। सैनिक यानी कि आर्मी। तो एम्परर के राजा को अपने साम्राज्य यानी कि एम्पायर की सुरक्षा के लिए उतनी ही बड़ी सेना की जरूरत पड़ेगी, उतनी ही बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ेगी। तो आर्मी को सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, है ना। उनकी अगर मृत्यु हो जाती है युद्ध में लड़ते हुए तो उनके परिवार की देखरेख के लिए पैसा चाहिए, है ना। युद्ध में सामान, अस्त्र शस्त्र, जो हथियार बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, है ना। इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन करने के लिए आसान बात तो है नहीं, उसके लिए भी फंड्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। एम्परर्स को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी या ज्यादा सेना की जरूरत पड़ी एज कंपेयर टू किंगडम्स, क्योंकि उनका एरिया ज्यादा था, उनका राज्य साम्राज्य बड़ा था एज कंपेयर टू किंगडम्स। अब क्योंकि एम्पायर बड़ा है, इस वजह से उसका एरिया, राज्य बहुत बड़ा है, साम्राज्य कहते हैं हम उसे, तो वो अकेला एम्परर तो पूरे एम्पायर में घूमकर टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है जो किसी भी व्यक्ति को, राजा को देना होता है। आज हम उसे सरकार को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं। तो ये सिस्टम तो पहले से चला हुआ आ रहा है। तो क्या हमारे यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट में क्या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या इंडिविजुअल पब्लिक के पास में आते हैं कि आइए आपकी टैक्स की रसीद काटते, नहीं होता ना बेटा ऐसा।
टैक्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उन डिपार्टमेंट में दुनिया भर के ऑफिशियल्स अपॉइंटेड है ना। कोई कमिश्नर है, कोई डेप्यूटी कमिश्नर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई क्लर्क का काम करता है इन डिपार्टमेंट्स में। तो ये ऑफिशियल्स मिलकर टैक्स का कलेक्शन करते हैं और वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास में। ठीक उसी तरह से उस समय पर भी जो एम्परर होता था वो टैक्स के कलेक्शन के लिए अपने राज्य में यानी कि अपने साम्राज्य में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को उनकी काबिलियत के आधार पर नियुक्त करता था यानी कि अपॉइंट करता था और उन्हें टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाती थी। ऐसे पर्सन्स को ऑफिशियल्स कहा जाता था। ऑफिशियल्स मतलब होता है अधिकारी। तो उन ऑफिशियल्स की मदद से जो एम्परर होता था एम्पायर का, वो टैक्स कलेक्शन को हैंडल करता था और टैक्स के थ्रू जो भी पैसा आता था उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था आर्मी को मेंटेन करने के लिए और अपने साम्राज्य की सुरक्षा में। ठीक है बच्चों, यहां तक आई बात समझ में। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायनेस्टी किसे कहते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब जब एम्पायर हमने पढ़ लिया तो काफी एम्पायर्स को बेटा डायनेस्टी कहा जाता है ना। तो एम्पायर डायनेस्टी कब बनती है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब एक ही राज परिवार के लोग एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद अगर उसी राज परिवार का व्यक्ति अगला राजा बनता है तो ऐसे एम्पायर या ऐसे फैमिली को डायनेस्टी कहा जाता है। इसी बात को इंग्लिश में कहना है when members of the same family become rulers one after the another। यानी कि जैसे दादाजी की मृत्यु हुई तो उनके जो सन थे वो राजा बने, पिता की मृत्यु हुई तो उनका जो सन था वो राजा बना, किसी के पुत्र या पुत्री नहीं है तो परिवार में किसी का तो होगा या फिर वो अडॉप्ट भी कर सकते थे। तो जब एक ही परिवार के लोग राजा बनते चले गए तो ऐसे एम्पायर को या ऐसी फैमिली को डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इंडिया में ऐसे खूब सारे फैमिलीज हुई हैं जहां पर एक ही परिवार के लोग एक की मृत्यु के बाद दूसरे राजा बनते चले गए हैं। जैसे मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, मुगल डायनेस्टी, है ना। सबसे पहले मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की बाबर ने, बाबर के बाद आए उनके पुत्र हुमायूं, हुमायूं की मृत्यु के बाद आए अकबर। तो ऐसे बहुत सारी डायनेस्टीज हुई हैं जिसमें से आपके सिलेबस में 6 क्लास के सिलेबस में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, अब मौर्यन डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो 2300 साल पहले हुई थी यानी कि इट वाज स्टार्टेड अबाउट 2300 इयर्स एगो। 2300 इयर्स एगो पर मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किया गया था। मौर्यन डायनेस्टी में तीन, सबसे पहले तो किसने स्टार्ट किया इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य नाम के जो राजा थे उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। और इनके अलावा ऐसे तो बहुत सारे रूलर्स हुए हैं बेटा मौर्यन डायनेस्टी में, लेकिन तीन प्रमुख राजाओं को जाना जाता है मौर्यन डायनेस्टी में उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से और उनके नाम है। सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के जो सन थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद राजा बने, उनका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, अशोक बने राजा। तो ये तीन व्यक्ति जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीन प्रमुख राजा रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी में। ठीक है, तो शुरुआत किसने की, स्टार्ट किसने किया मौर्यन डायनेस्टी को बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कब किया? 2300 इयर्स एगो स्टार्ट इसे किया गया। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना, ये देखिए आप, मैंने आपको पिछले चैप्टर में सिखाया था अलेक्जेंडर के बारे में। ये जो सिंबल है ना बेटा, ये अलेक्जेंडर की तस्वीर बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। बस कोई भी स्लाइड आते से ही डिस्टरबेंस करना स्टार्ट बच्चों का, है ना।
तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ये जितना भी एरिया यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये कंप्लीट एरिया, ये वाला, ये वो एरिया था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था, है ना। यानी कि आपको बताया था मैंने पिछले वाले चैप्टर में, दिव्यम सोमाणी। आप तो समझदार हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या सपना था? उनका सपना था विश्व को जीतने का। तो वो इस सपने को लेकर आगे बढ़ते चले गए। ये सारी बातें मैंने पिछले चैप्टर में सिखाई थी। फिर वो कहां पर आकर वापस लौट गए? इंडस नदी के किनारे। ये रही इंडस रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज। यहाँ पर आकर वो स्टॉप हुए और रुक गए। और यहीं से उन्हें पोरस से जो उनका युद्ध हुआ था, उसके बाद वो काफी डर गए। उन्होंने ये सोचा कि अगर पोरस ही इतना ताकतवर है तो आगे बढ़ने पर, यानी कि वो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए। यहां तक पाटलिपुत्र तक कभी आ ही नहीं पाए बच्चों। तो यहीं से, इंडस नदी से ही उन्हें वापस जाना पड़ा। तो यहीं पर मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत होती है। कैसे होती है बच्चों मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत? क्योंकि अब मगध, है ना, मगध के बारे में सिखाया ना आपको, मगध एक महाजनपद हुआ करती थी उस समय पर। तो मगध जो महाजनपद थी, उसके अलेक्जेंडर आने के समय पर इतने ज्यादा पावरफुल रूलर्स नहीं थे वहां पर मगध में। यानी कि जब ये अलेक्जेंडर आक्रमण करने के लिए आए और इन्होंने इंडस नदी के किनारे आकर ये रुक गए, और इन्होंने वापस जो लौट जाने का डिसीजन लिया डर की वजह से, उस समय पर जो मगध के जो राजा थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, अगर हकीकत में बात की जाए तो इस सिचुएशन का, इस स्थिति का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ये काम अकेले नहीं कर सकते थे बच्चों। उन्होंने इस काम की मदद में अपने गुरु का इस्तेमाल किया। ये थे उनके टीचर चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्हें चाणक्य या कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है अर्थशास्त्र करके, है ना। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक्स। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी कि टीचर। तो इनकी शिक्षा से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के उस समय के जो राजा थे उन्हें युद्ध में हराकर मगध पर अपना कंट्रोल लिया, उनको, मगध को अपने कंट्रोल में लिया और वहां के राजा बने और मौर्यन एम्पायर की उन्होंने शुरुआत की। क्लियर बच्चों, यहां तक आई बात समझ में? इसके बाद ये था बेटा, ये वो सारा एरिया है जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है। ये सारा वो एरिया है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गुरु की सहायता से, उनकी दी हुई नॉलेज के बेस पर अपने कंट्रोल में लिया। यानी कि आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, इन्होंने, मगध ने अपनी राजधानी बनाई बेटा यहाँ पर। ये है पाटलिपुत्र, दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये दिस वन इज पाटलिपुत्र। ये रहे पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर मगध की राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र में। और ये जितना भी ब्लू वाला एरिया है, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कंट्रोल में लिया। यानी कि इन इन किंगडम्स पर वो धीरे धीरे आक्रमण करते चले गए और ये सारा एरिया अपने किंगडम्स में मिलाते चले गए। और जैसे जैसे एरिया बना तो फिर इनका जो किंगडम था वो किंगडम नहीं रहा, वो बन गया एम्पायर। तो यही बात तो आपको सिखा रहे हैं हम कि एम्पायर क्या होता है? साम्राज्य। यानी कि जब आपका राज्य एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ता चला जाता है तो उसे हम कहते हैं एम्पायर। तो ये वो कंप्लीट ब्लू एरिया जितना भी दिख रहा है वो कंप्लीट वो एरिया है जहां पर मौर्यन एम्पायर का कंट्रोल था। और मौर्यन एम्पायर के कौन से रूलर का कंट्रोल था? चंद्रगुप्त मौर्य का कंट्रोल था। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको यहां तक? इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद
राजा बने उनके पुत्र, ये देखिए एक और इमेज है मेरे पास चंद्रगुप्त की, है ना। स्टार्टिंग में मगध केवल ये जो वायलेट या पर्पल कलर दिख रहा है, केवल मगध इतना ही था बच्चों, ये इतने एरिया में ही था। लेकिन जैसे जैसे चंद्रगुप्त को उनके टीचर का सहयोग मिलता चला गया, उनका कॉपरेशन मिलता चला गया, उन्होंने इतने से एरिया को यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया को बढ़ाकर इतना बड़ा बना दिया। ये चेंज किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि पहले मगध यानी कि जो मेन उनकी जगह थी, जहां पर वो बैठते थे, जहां से वो रूल करते थे, वहां से बढ़ाकर इतना बड़ा एरिया उन्होंने कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र, उनकी मृत्यु हुई, उनके पुत्र कौन थे? बिंदुसार। तो बिंदुसार राजा बने। तो जब बिंदुसार राजा बने तो ये जितना भी रेड वाला एरिया दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको संभलाया था, बिंदुसार को वो संभला कर गए थे। यानी कि ये वो सारा एरिया था जो मौर्यन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में आता था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने एम्पायर को बना दिया था। यहां से बिंदुसार ने चार्ज लिया, यानी कि यहां से बिंदुसार राजा बनते हैं, और वो अपने जीवन में वो भी युद्ध लड़ते हैं और मौर्यन एम्पायर को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, और वो बढ़ाते हुए ये देखिए नीचे तक पहुंच जाते हैं। ये जो है ना रूलर, ये है बिंदुसार। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा, यानी कि यहां तक था चंद्रगुप्त, उसके बाद इन्होंने ये डाउन डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी मूवमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कि वो नीचे की तरफ भी आए, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ भी आए, और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ऐसे बहुत सारे राज्यों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। राज्य तो नहीं कह सकते, देश। आज भले ही ये राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य हैं, स्टेट हैं, लेकिन उस समय पर ये अपने आप में देश हुआ करते थे। तो बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने जहां तक अपना साम्राज्य फैलाया था, उसके आगे भी जाकर साउथ इंडिया की तरफ वो गए, और साउथ के जितने भी देश थे, है ना, यानी कि साउथ इंडिया के जितने भी देश थे, उन सभी देशों को जीता। हालांकि कुछ एरिया को वो नहीं जीत पाए, जैसे केरल, है ना, आपको जहां पर ऑरेंज कलर नहीं दिख रहा है, वो एरिया इनके कंट्रोल में नहीं थे, यानी कि बिंदुसार के कंट्रोल में वो उनको कभी नहीं जीत पाए। और उनमें थे तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा, है ना, जिसे कलिंग कहा जाता था। अगर जीत लेते तो फिर अशोक को युद्ध लड़ने की कैसे जरूरत पड़ती? आपको सिखाया ना मैंने, अशोक ने अपने आखिरी दिनों में युद्ध लड़ा था। तो इसलिए कहा गया है बेटा कि यहां तक उन्होंने, अगर हम केरल को छोड़ दें, तमिलनाडु को छोड़ दें, तो उन्होंने अपने जो एम्पायर है बिंदुसार ने, उस एम्पायर को यहां तक फैलाया। समझ में आया कि बच्चे? Yes, yes, sir. 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 Sir, उस समय